गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मेरा नाम है विजय और आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू रीड ए न्यूज़पेपर। देखिए, आजकल यूपीएससी में चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे टेस्ट विशेष हो, कोई भी न्यूज़पेपर की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाए। आजकल करंट अफेयर्स आप देखते होंगे कि कैसे कैसे आ रहे हैं। अगर आप जो पेपर हुआ था 24 दिसंबर को यूपी पीसीएस का, अगर आपने पेपर देखा होगा तब समझ गए होंगे कि एक सिंगल बुक पढ़ने से या घटना चक्र या कोई एक ऐसी किताब पढ़ने से नहीं हो सकता। अगर आपको न्यूज़ कवर करना है, करंट अफेयर्स को आप चाहते हैं कि आप में मजबूती हो, स्टैटिक जीके हो, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर आप ऐसे पढ़ सकते। ठीक है, पहली बात तो न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या-क्या फ़ायदे हैं। पहली बात देखिए, आप अपने आस-पास, अपने देश-विदेश या क्या चल रहा है विश्व में, कैसी घटनाएँ हैं, क्या-क्या चल रहा है, कैसा परिवेश चल रहा है, आप उन सब के बारे में एक तो जागरूक होंगे। ठीक है, जब ये सब जानेंगे, माहौल जानेंगे, कैसा माहौल चल रहा है, क्या है माहौल में। ठीक है, माहौल का मतलब है कि राजनीति कैसी है, ठीक है, कौन-सी योजनाएँ चल रही हैं, क्या-क्या है, ये सब समझ आएगा। दूसरी बात कि अगर आप आस-पास के सब कुछ समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, तो आप अपने अधिकारों से वंचित नहीं होंगे। ठीक है, आप हर चीज़ से एक अवेयरनेस रहेंगे। मतलब जो कहते हैं ना, मनुष्य एक ऐसा है ना जो संवेदनशील प्राणी है, मतलब कि सोचता है, समझता है, हैं, हर चीज़ को तर्क देता है। ठीक है, तो वो चीज़ होगा। और रही बात, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, आपकी पढ़ाई में कितनी हेल्प कर सकता है, ये समझ सकते हैं। आपके उत्तर लेखन में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाएगा तो करंट अफेयर से निभाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा भूमिका करंट अफेयर्स की होती है। आप कोई भी चीज़ें लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी देखिए, अभी मैं आपको ये न्यूज़पेपर बताऊँगा, न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं। आप ऐसे नहीं है कोई हेडिंग पढ़ ली है, उसके अंदर जो लिखा है उसको पढ़ लिए, हो गया, नहीं। अगर आपको कॉम्पिटिशन के थ्रू पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ जाननी होगी कि न्यूज़ के अंदर एनालिसिस क्या होती है, वो चीज़ें होती है। आज मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखिए पढ़ा के न्यूज़ बताऊँगा अभी। आपने ऐसे न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। ठीक है, एक बार पढ़िए, आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो है, एक बार 2x स्पीड में देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ जाएँगे। अगर आपको बेहतर है, अगर आप इसे अच्छे पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो को देखिए ही, नहीं, बस आप समझिए अगर न्यूज़पेपर को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है? अब देखिए, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फॉर यूपीएससी के लिए, ठीक है? ये हम लोग हर सुबह करेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ 2 लोगों के लिए, एक आपके लिए, एक अपने लिए, ठीक है? मुझे न कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी कोई देखे, ना देखे, कोई फ़र्क पड़ता है। इससे पहली चीज़ होगा कि मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, ठीक है? उसका स्टडीज़ मैं अपना क्लियर करूँगा, भाई मेरा पेपर तो हो जाएगा फिर। क्योंकि जब मैं पढ़ूँगा, मैं इसे अपना तैयार करूँगा, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भी होगा, हम तो पढ़ ही रहे हैं, तो आप पढ़ोगे तो आपके लिए है। मैं ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी एज़ यू विश, अब आपकी मर्ज़ी है। चलिए हम शुरू करते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है? तो आपको पता है दैनिक जागरण है, ठीक है? ठीक है, अब देखिए दैनिक जागरण में क्या होता है, ये न्यूज़ था, ठीक है? अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो अंतरिक्ष में, देखो अंतरिक्ष में क्या होता है, उपग्रहों की सफल डॉकिंग। अभी इसरो का एक मिशन था, ठीक है? जिसमें से उन्होंने क्या किया, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाके 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया, दोनों को एक में मर्ज कर दिया, मतलब दोनों को डॉकिंग कर दिया। मतलब अभी तक क्या था कि आप सैटेलाइट अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते थे और सैटेलाइट जाके अंतरिक्ष में घूमता था और अपना जो काम करना था काम करता था, ठीक है? जिस तरह की सैटेलाइट होती थी। ठीक है, आपने ये न्यूज़ पढ़ लिया, ये न्यूज़ सबको पता है, ठीक है? कि इसरो ने सफल एक मिशन लॉन्च किया है, ठीक है? स्पेसएक्स इस मिशन का नाम है, ठीक है? अगर बताना चाहें तो आपको जान लीजिए। देखो, तो क्या है, एक मिशन का नाम क्या है, एपेडेक्स, ठीक है? एपेडेक्स मिशन है। इस एपेडेक्स मिशन में क्या था कि इसरो भेजा है, सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये बात हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, जितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे एसएससी के हो, यूपीएससी के हो, चाहे किसी एग्जाम के हो, सबको पता चल गया। अब ये एग्जामिनर ये थोड़ी पूछेगा कि अपेंडिक्स मिशन क्या है या किसने भेजा, कब लॉन्च किया है। पूछता है, कभी कभी टाइम पूछ लेता है स्टेट बेसिस में, लेकिन अब इसके पीछे का चीज़ें क्या है वो आपको जानना है। इसके जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने कभी पढ़ा है इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ठीक है, नहीं पढ़े तभी कोई दिक्कत नहीं। आप बस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे सब कुछ, ठीक है? अब देखिए, पहली घटना एक खबर थी, अब जाहिर सी बात है कि इसरो से रिलेटेड है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसको स्टार देना चाहे तो स्टार दे लीजिए, कितना भी, ये खबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए, अब इसके पीछे का हम शुरू करते हैं। ओह, कि ये क्या है, ये 2 स्क्रैप कार्ट मिशन था, ठीक है? अभी किससे लॉन्च किया गया है, लॉन्च किससे किया जाता है, एक लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है? इसमें सैटेलाइट इसके ऊपर रख दी जाती है यहाँ पे, ठीक है? और इसमें ईंधन भरा रहता है, ये ले जाता है स्पेस में, अब पृथ्वी पे ले आके, ये पृथ्वी है तो यहाँ पे ले आके यहाँ पे छोड़ देगा और ये नष्ट हो जाता है। और रॉकेट फिर क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगता है, ये होता है। तो ये लॉन्च व्हीकल काम क्या है, सैटेलाइट को ले जाकर अंतरिक्ष में छोड़ना, ठीक है? आप जानते हैं कि अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण है, ऐसे कोई ऊपर चीज फेंकेंगे तो जाएगा नहीं, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है? ये क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है? अब पृथ्वी है, आपको पृथ्वी से कोई चीज़ फेंकेंगे तो ऊपर जाती है, लेकिन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण उसे वापस खींच लेता है। तो अब इसे फेंकने के लिए क्या, एक वेलोसिटी हो जाती है। आपने स्क्रैप वेलोसिटी का नाम सुने होंगे, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं, ठीक है? तो उसको क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर रफ्तार से कोई चीज़ पृथ्वी से फेंकते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। तो ये स्पीड दिलाने के लिए हम लॉन्च व्हीकल का यूज़ करते हैं। अब कहेगा ठीक है, चलिए मान लीजिए, हमने तो मान लेते हैं कि 11.2 स्पीड होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा का। अब देखिए, अब कहेंगे जो ये मिशन था, ठीक है, अपेडेक्स मिशन,
अपेडेक्स है ना, अपेडेक्स मिशन है। तो इसको किससे लॉन्च किया जाता है? लॉन्च करने के लिए कोई सैटेलाइट यूज किए होंगे, तो इसके लिए सैटेलाइट जो यूज किया तो सैटेलाइट का नाम क्या है? PSLV-C16, मतलब जो PSLV-C60 है, ठीक, इस रॉकेट का यूज किया गया था। तो आप इस बात को इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे? किस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था, याद रखें, PSLV-C16, ठीक है। ये क्या है? ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। अब देखो PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जाहिर सी बात है इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये पूरा नाम इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें स्टेज कितनी है आप पूछ लेता है कि जिस जो PSLV है, PSLV-C16 है, एक कितने चरण का? चरण मतलब देखिए, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 4 चरण है, देखिए ये पूरा 1 चरण है, ठीक है। 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, ठीक है। ये जो है सैटेलाइट है, ठीक है। अब समझिए 4 चरण है। अब क्या क्या पूछता है? अब देखिए ये लिफ्ट वजन नहीं पूछता, कितना कैपेसिटी है वो नहीं पूछता। अब देखिए अपेडेक्स 1 है, अपेडेक्स 2 मिशन है, तो लॉन्च किया गया था। देखिए 2 है, अगर आपने इसको देखा होगा तब इसको देख के समझ जाएंगे कि जैसे एक अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइटें हैं, जाके एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को देखिए, इस सैटेलाइट 2 सैटेलाइट है, ये क्या अपेडेक्स 1 है, अपेडेक्स 1, ये 2। अब ये जाएंगी और दोनों ये जो डॉकिंग सिस्टम है, अब देखते होंगे ना मूवी में, नहीं देखते होंगे, जैसे एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट आगे जा, उसका पीछे वाला हुड इससे पीछे वाला हुड आपस में जाकर जुड़ जाते हैं। अब फिर अंतरिक्ष ये इस सैटेलाइट से इस सैटेलाइट में जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो अगर कोई अंदर है तो बैठा है तो आने जाने की सुविधा बन जाती है। जैसे मान लीजिए एक घर बनाया, जैसे मान लीजिए ना एक कमरा बनाया इधर, एक कमरा बनाया इधर, दोनों कमरों को लाके यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो जोड़ने वाला काम है ना, इसे बोलते हैं डॉकिंग, ठीक है। तो इसी को इसरो ने अंतरिक्ष में डॉकिंग किया है, 2 लोग मिला के। तो ये बहुत बड़ी मतलब समझिए सफलता है इसरो के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है। ऐसा करने वाला इसरो 4th कंट्री बना है, इस बात को याद रखेंगे, 4th कंट्री बना है। तो अब पूछेगा 4th कंट्री, तो चलिए ये हो गया, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा कौन है, ठीक है। अब चौथा तो इंडिया हो गया ना, अब देखिए मान लीजिए चौथा इंडिया हो गया, तो ये 3 कंट्री कौन है ये पूछ लेगा कि डॉकिंग करने वाला पहला कौन है। तो पहला याद रखेंगे USA है, दूसरा रूस है और तीसरा चाइना है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट था बस, ठीक है। अब देखिए, अब इतना हो गया, इसमें का सोलर पैनल, लिथियम आयरन बैटरी, लेजर ऑर्बिटल कंट्रोल सिस्टम, ये सब नहीं पूछेगा, ये आपको ज़्यादा टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें तो ये हो गया। अब अगर आपने साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब देखिए पहला, तो इसरो ने लॉन्च किया है, कब लॉन्च किया है, कब ये डॉकिंग किया है? 16 जनवरी को, ठीक है, 2025 को, ठीक है। इस मिशन का क्या नाम है? एपेडेक्स मिशन है, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए इस उपलब्धि के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चाइना के बाद अंतरिक्ष में उपग्रह डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया। मैंने भी बता दिया आपको कि 4th कंट्री है इंडिया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब लॉन्च और उपग्रह, लॉन्च और उपग्रह का नाम याद रखेंगे, PSLV-CA का C16 आपका रॉकेट का नाम है, ठीक है। इसकी वजन क्षमता कितना, ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। डॉकिंग प्रक्रिया 16 जनवरी को हुआ है, ठीक है, सुबह 9 बजे, ये भी याद रखना, बस 16 जनवरी याद रखना, ठीक है। प्रयोग प्रशिक्षण ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब भविष्य की योजनाएं अब ये देखना चाहते हो, ये देख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए कैसे कैसे होता है, अब ये देख लीजिए, ये 4 स्टेज वाला, ठीक है, पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा, ये 4 स्टेज है। ये सैटेलाइट है, इसमें सैटेलाइट रखी जाती है, ठीक है। 4 स्टेज का था ये। अब देखिए, अब इसे मान लीजिए ये इसमें रॉकेट लगा हुआ है, ये क्या, इसको 11.2 का किलोमीटर प्रति घंटे वाले स्पीड का वेलोसिटी देगा। देखो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, याद रखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, ठीक है। अब इसकी ये जो इसमें ईंधन भरा रहता है, इसको कर देखिए, पहला स्टेज क्या है, ये जाएगा हटेगा, फिर ये हटता है, तो जैसे इसमें सैटेलाइट, इसके अंदर सैटेलाइट है, फिर सैटेलाइट आती है, फिर उसको छोड़ देती है। 2 सैटेलाइट थी, एक सैटेलाइट है, अब दोनों क्या करें, डॉकिंग कर लेगा। तो इसका यही प्रोसीजर था, ठीक है। आप प्रोसीजर समझ गए, उससे कुछ नहीं। अब देखिए ओवरऑल जानकारी जानने के लिए क्या करें, आप समझिए इसरो के बारे में। देखिए न्यूज़ कितना था, बस 2 लाइन का न्यूज़ था, लेकिन अब उससे क्या क्या पढ़ना पड़ता है। आप इसरो के बारे में भी जानिए। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए इसरो का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई की अगुवाई में हुई थी, ठीक है। बाद में इसका नाम बदल के इसरो कर दिया गया था, ठीक है। अभी क्या करता है, इस अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है। ये बात याद रखिए, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत जो स्पेस डिपार्टमेंट है ना, इसके अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। देश की वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक आवश्यकताओं की अंतरिक्ष में कद प्रौद्योगिकी का विकास करना। अब जैसे मान लीजिए कि अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट लगाई गई, तो मौसम पूर्वानुमान करना, खनन करना, कहाँ बाढ़ आ रही, कहाँ सूखा पड़ रहा है, फसलों का पूर्वानुमान लगाने के लिए बहुत सारे फायदे हैं इसके। फिर नेविगेशन के लिए करते हैं, परिवहन में करते हैं, फिर जहाज वगैरह उड़ती हैं, सैटेलाइट करते हैं, GPS वगैरह यूज करते हैं, सब इन सब में यूज होता है। तो इसके लिए क्या अलग अलग सैटेलाइट यूज होती है, अभी हम सब उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे इसरो का मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक कहाँ है, भारत में, ठीक है। अभी समझ जाएंगे, बेंगलुरु में उसका हेडक्वार्टर है, इस बात को याद रखें। उद्देश्य क्या है, इसरो का मुख्य उद्देश्य भारत के आत्मनिर्भर बनाने के लिए सस्ती और प्रभावी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना। ये हमारा जाहिर सी बात है कि भारतीय कंपनी है, मतलब भारत की इसरो है, कंपनी है, समझ लीजिए कंपनी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कंपनी है तो इस भारत 2 ही चीज़ के लिए फेमस है, एक जुगाड़ के लिए, दूसरा सस्ते के लिए, ठीक है। अब देखो मुख्य उपलब्धि इसके क्या है इसरो के, उसने इसमें वो दिया हुआ है। देखिए चंद्रयान है, चंद्रयान 1 हम 2008 में लॉन्च किए थे, ठीक है, पहले चंद्रमा मिशन था। फिर चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था 2019 में, जो इसका लैंडिंग होने पर क्रैश लैंडिंग हो गया था, ठीक है। फिर चंद्रयान 3 हम लॉन्च किए थे दक्षिण ध्रुव पर, ठीक है, इसमें हम सफल हुए थे, ठीक है, 2023 में।
ठीक है। उसके बाद मंगलयान मिशन है, 2013 में हमने मंगलयान मिशन किया था, ठीक है। देखो ये देखो मंगलयान सफलतापूर्वक पूरा करने वाला एशिया का प्रथम देश बना था भारत 2013 में, ठीक है। अब देखो पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। पीएसएलवी ये सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। 2007 में एक साथ जो आप देखो 2007 में, अरे 2014 अरे 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कौन? पीएसएलवी। पीएसएलवी से एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, ठीक है। फिर ऐसे ही गगनयान मिशन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। तो याद रखेंगे, अगर गगनयान मिशन पूछ लेता है तो इसे याद रखेंगे। अंतरिक्ष में क्या यात्रियों को भेजने के लिए कौन सा मिशन है? गगनयान मिशन है। फिर का नाविक है, नाविका नेविगेशनल विद इंडियन कॉन्सेप्ट, मतलब इसी का नाम बदल के हमने नाविक है ना, इसी का नाम बदलकर इंडियन, मतलब समझ लीजिए कि इंडियन नेविगेशनल सैटेलाइट है। जैसे जीपीएस है ना, उसी की तरह काम करता है। भारत का खुद का जीपीएस सिस्टम है, ठीक है। फिर क्या होता है? रीसेट है, कार्टोसेट। ये देखो रीसेट और कार्टोसेट दो सैटेलाइटें हैं। ये किस लिए है? पृथ्वी की निगरानी और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए सैटेलाइट है, ठीक है। आप समझ गए रीसेट और कार्टोसेट किस लिए यूज होता है? पृथ्वी के क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वर, ये अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट, ये अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं इसको। अब देखिए वर्तमान कार्य कौन कौन से हैं। आदित्य एल1 मिशन अभी भारत ने लॉन्च किया है। भारत ने आदित्य एल1 मिशन क्या है? इसे पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो इसके बीच में एल1 पॉइंट है, इसी पे जाके आदित्य एल1 मिशन क्या होता है? सूर्य का अध्ययन करेगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन है? आदित्य एल1 मिशन है, ठीक है। सूर्य का अध्ययन करने के 2023 में लॉन्च किया गया मिशन है, ठीक है। गगनयान मिशन 2025 तक मानव की अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। नए रॉकेट और तकनीकी है, एसएसएलवी स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, रीन्यूएबल लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा है। अब जैसे मान लो रीन्यूएबल क्या है, जैसे मान लीजिए, सुनिए, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमने कोई इसमें एक सैटेलाइट है, ठीक है, इसके साथ ये बूस्टर लगा हुआ है। हमने इसको लॉन्च किया, तो इसमें सैटेलाइट यहाँ रख दिया, इसको लॉन्च किया, ये अंतरिक्ष में आया, ठीक है। अब इसमें ईंधन खत्म हो गया, तो ये क्या होता है? इससे सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पे ये बचता है सिर्फ इतना। अभी सैटेलाइट होती है, ये खुल जाता है, इसमें सैटेलाइट निकल जाती है, और सैटेलाइट घूमता है। ये जो पूरा है, ये इसका क्या होता है? अंतरिक्ष में वेस्ट पड़ जाता है। अब कचरा ही तो हो गया अंतरिक्ष में। तब इन्होंने क्या किया, इसरो ने एक नया मिशन शुरू किया जिसमें क्या होता है? रीन्यूएबल। अब जो ये है ना, इसको फिर दोबारा पृथ्वी पर उतार लिया जाएगा समुद्र में, और इसमें दोबारा फ्यूल भर के दोबारा इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए रिन्यूएबल है, ठीक है। चलिए अब इतना हो गया था। अब समझ लीजिए एक छोटी सी, इतना न्यूज़ था, कहाँ गया? ये सिर्फ इतना न्यूज़ था, ठीक है, और इसके लिए इतना बेसिक जानकारी थी, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है। एशियाई राष्ट्रपति होंगे गणतंत्र दिवस पर हमारे मेहमान। जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो हमारे गणतंत्र दिवस पे जाहिर सी बात है क्या है, मेहमान है, मुख्य अतिथि हैं। अभी इतना पढ़ने की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी देखो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आपको याद रखना है। देखिए अभिनेता सैफ अली घर में चाकू मार के हत्या किया गया, इससे कोई मतलब ना भैया। देखो इससे क्या जब कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में हम देख लेंगे बाद में आके। ये सब को इतना फेक न्यूज है। अब ये देखो 1 साल 2 साल बाद यूपीएससी, 1 साल बाद एग्जाम होगा यूपीएससी का, ये थोड़ी पूछेगा किस अभिनेता के घर पे कौन चाकू मार के घुस गया, ये कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये सब छोड़ दो, कौन सी घटनाएं पढ़नी है कौन छोड़ना है आपको आना चाहिए। अब देखिए 8वें वेतन आयोग का फैसला, अब ये इंपॉर्टेंट है। 8वां वेतन आयोग लागू है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सिफारिशों के लिए 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। अब देखिए अब ये है, इससे क्या होगा? अब सरकार ने 8वां वेतन लागू करेगा तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी क्या होगी? सैलरी इंक्रीज बढ़ेगी। अब सैलरी इंक्रीज बढ़ेगी तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या नुकसान होंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। कौन लागू करता है, कौन संस्था है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए चलिए अब आगे आते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया इसरो। अब देखिए ये रहा 8वां पे कमीशन, ठीक है, वेतन आयोग। देखो भारत सरकार समय समय पर 8वां वेतन आयोग का गठन करती है। ये गठन क्यों करती है? ताकि कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, जो पेंशन भोगी हैं, वेतन भत्ते हैं, इनका संशोधन किया जा सके। 8वें वेतन आयोग का गठन भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी नहीं हुई, ठीक है, अब घोषणा नहीं हुई है। अब क्या ये न्यूज में इसलिए है कि अब घोषणा हुई है इसको, ये पहले का है, अब घोषणा हुई है, ठीक है। 8वें वेतन आयोग, अब देखो ये एक सरकारी निकाय है, जो वेतन आयोग है ना, ये सरकारी निकाय जो केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए वेतन भत्तों और पेंशन में सिफारिश करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्यों होता है? महंगाई, आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार वेतन भत्ते सामंजस्य को बनाए जा सकते हैं। अब देखिए वेतन आयोग मतलब वेतन भत्ते क्यों बढ़ाती है, 8वां 9वां ये सब क्यों लागू करती है? जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, आपके 10,000 रुपये सैलरी है। अभी आज कितनी सैलरी है? मान लीजिए ये 2025 है, 25 में सैलरी आपकी 10,000 रुपये है। 25 महंगाई कितनी है? मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, आप कोई सामान खरीद रहे हैं 100 रुपये का मिल रहा है। अब ऐसे ऐसे अब देखिए सैलरी है, आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ती है, अब सैलरी तो वही है जो जिस सैलरी पर आपकी जॉब लगी उसी सैलरी पर रहेगा, ठीक है। तो अब ये ऐसे ही रहेगा। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 5 साल में क्या हो, धीरे धीरे महंगाई 10 साल बढ़ती रहती है, 1%, 2%, 10%, 20%, इस रेट से बढ़ती रहती है अपना। तो जो सामान पहले 100 रुपये का मिल रहा था, अब वही सामान कितने का होगा? 300 रुपये का होगा। मतलब 5 साल में 2%, कितना, लगभग 200% आपका क्या हुआ? तो इतना नहीं बढ़ता है, 300 का नहीं बढ़ता। मान लीजिए कि 130 रुपये का हो गया, तो 130 रुपये का होता है, कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया ना।
अब देखिए महंगाई क्या हुआ, बढ़ गया 30%। तो महंगाई 30% बढ़ गया, सैलरी कितना है 10,000 का 10 या जो 10,000 25 में मिला था और 30 में भी 10,000 मिल रहा है। तो अब जाहिर सी बात है आपके लिए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे? महंगाई ऐसे साल पर साल बढ़ते जाएगी। तो जो ये वेतन आयोग है ना, वो यही चीज़ देखता है कि महंगाई किस रेट से बढ़ रही है। जिस रेट से बढ़ रही होती है ना, उसी रेट से जो ये सरकारी वेतनिक होते हैं या वेतन मतलब पेंशन भत्ते वाले होते हैं, इनका भी जो इंक्रीमेंट होता है वो बढ़ा दिया जाता है। जितना पेंशन भत्ता मिल रहा है, सरकारी वेतन मिल रहा होता है, इसको बढ़ा दिया जाता है उसी रेट से। तब इस 30%, अगर मान लीजिए अगर सैलरी हम 30% बढ़ा देते हैं, तो 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 3,000 रुपये बढ़ जाएगा। जब 3,000 रुपये बढ़ जाएगा, तो पहले इसको कितना मिल रहा था? 10,000, अब इसको मिलेगा 13,000 रुपये। जब 13,000 मिलेगा तो जो सामान इसको 100 रुपये मिला था, अब वो 100 रुपये का मिले चाहे 130 रुपये का मिले, 130 रुपये का मिलेगा, तब इसके लिए क्या है? सही है। तब को समझ में आया कि ये पेंशन भत्ते क्यों वेतन आयोग मतलब ये क्या बोलते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट क्यों करता है? ठीक है। अब देखिए, ताकि क्या देखिए, सीधा सीधा है, महंगाई और आर्थिक परिस्थिति के अनुसार वेतन भत्ते को सामंजस्य को बनाया जा सके। ठीक है। अब देखिए इसके महत्व क्यों है? तो कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ती है। अब इस जाहिर सी बात है कि अगर महंगाई बढ़ती जाएगी, अब वेतन नहीं बढ़ेगा, तो ये कर्मचारी क्या करेगा? सरकारी नौकरी छोड़ देगा। क्यों सरकारी नौकरी करेगा भाई? जब ये अपने घर का पेट ही ना पाल पाए, अपना पेट ही ना पाल पाए। तो ठीक है, इसके लिए करते हैं वेतन आयोग के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। अब सुधार नहीं लाओगे तो फिर काम करने कोई मतलब क्या है? फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, फिर लगेगा बिना मतलब कमीशन खाने। ठीक है, तो इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, महंगाई सामंजस्य भी हो जाता है। ठीक है, वेतन और पेंशन महंगाई के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है। उपभोक्ता के खर्च में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे खर्च में वृद्धि होगा। जाहिर सी बात है, देखिए पहले क्या था कि हमारी ज़रूरतें सीमित थी, हम रोटी कपड़ा मकान तक सीमित था, लेकिन अब गाड़ी, मोबाइल, अब हमको सिर्फ घर नहीं चाहिए, घर नहीं बेहतर घर चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, मतलब हर चीज़ की करना पड़ेगा। तो खर्च बढ़ेगा, तो वेतन में भी तो वृद्धि होनी चाहिए ना। तो इसके लिए भी होता है। वैसे बहुत सारी चुनौतियाँ क्या है? देखो इससे चुनौतियाँ क्या होती है? इससे आर्थिक भार बढ़ता है कि वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। अब जो सरकार के रेवेन्यू है, इससे क्या होता है? इस पर दबाव बढ़ेगा ना। अब देखिए, एक तो सरकार की आय होती है, एक होता है व्यय। ठीक है, तो आय तो सीमित है, लेकिन व्यय को जितना बढ़ाओगे, आय पे क्या होगा? जोर पड़ेगा, फिर आपको टैक्स बढ़ेगा, तो फिर लोगों पे क्या होता है? उसका दबाव बढ़ता है। ठीक है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर क्या होता है? आर्थिक भार बढ़ता है। 8वें वेतन आयोग कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं आई है, लेकिन आने की संभावना है। लेकिन हम आएगा तो यही प्रभाव पड़ेगा, हम पढ़ लेंगे। ठीक है। अब देखो, उम्मीद और मांगे क्या है? न्यूनतम वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये की वृद्धि होगी। अब जाहिर सी बात है कि जिसकी सैलरी कितना हो गया? 20,000 होगी। अब 26,000 बढ़ जाएगा तो इसका 46,000 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? इसके लिए बेहतर है। ठीक है, कम से कम बढ़ने की उम्मीद है 46,000। फिर क्या था? फिटनेस फैक्टर बढ़ोतरी होगी। ठीक है, लगभग 3% बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, स्वचालित वेतन संशोधन होगा, पेंशन सुधार होगा, वर्तमान निरीक्षण होगा, ये सब होगा। ठीक है, अभी तो हमारा 8वां वेतन था। ठीक है, अब हम 7वां पढ़ लेते हैं कि 7वां कब आया था। 7वां वेतन आयोग 2014 में आया था। देखिए जाहिर सी बात, जो चीज़ 2014 में आया था, अब 14 से क्या है? 2025 आ गया। लगभग 10 साल बाद बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब 10 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई होगी? जो चीज़, अब देखिए फैन फैन जो पंखा आपको 500 रुपये में मिलता होगा उस समय 10 साल पहले, आ जाएगा खरीदने तो 1,500 का होगा। लगभग 300% महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन हम कितना बढ़ा रहे हैं? 35% या 46% तक हम महंगाई को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें इतनी बढ़ी हुई हैं। अब देखो, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। न्यूनतम वेतन कितना था? न्यूनतम वेतन कितना बढ़ा था? 18,000 रुपये बढ़ा था। अधिकतम 2.5 लाख। ठीक है, अब जो फैक्टर का था, फिटमेंट फैक्टर है 2.3 और 2.57 पूरा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब इसमें कितना बढ़ने क्या है? लगभग 3 का है। फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ रहा है? लगभग 3 है, तो समझ लीजिए 2.5 लाख ही होगा। ठीक है, यहाँ तक बढ़ने को उम्मीद है। तो कम से कम अब देखिए, अब कोई भी आंसर लिखेंगे, ठीक है, अगर पूछ ले तो इससे क्या, ये जो 8वां वेतन आयोग को लागू करने से भारत की संचित निधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हो, लिखिए क्वेश्चन। देखिए, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से भारत के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, क्वेश्चन लिखिए, और ये जब क्वेश्चन लिख लेंगे तो आपका एक चैनल है एजुकेशन फॉर नॉलेज, KNOWLEDG, एजुकेशन फॉर नॉलेज, ये यूट्यूब चैनल है। या आप अगर व्हाट्सअप करना चाहें तो 8882615226 हमारा मोबाइल नंबर है। ठीक है, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए अपने आंसर को, मैं चेक कर लूँगा, चेक करके मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे लिखें। ठीक है, अब देखिए, पहला पेज पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, 8वें वेतन आयोग का फैसला, ठीक है, और ये था अदानी के खिलाफ रिपोर्ट जारी करने वाला हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हुआ। ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बीजापुर में सुरक्षा और बल में मुठभेड़ है। अब जाहिर सी बात है कि देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक है, इसमें और जो नक्सलवाद होता है, अब इसको नक्सलवाद का पढ़िए। ठीक है, अब ये घटना को पढ़ने के लिए अभी ये मत जानिए कि 12 नक्सली मारे गए। भारत में नक्सलवाद क्यों है?
ठीक है। इससे भारत की क्या एकता और अखंडता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नक्सलवाद होने से भारत में क्या-क्या उसके इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। इससे इनको मतलब ये नक्सलवाद भारत में क्यों बढ़ रहा है, ये सब देखना होता है, ठीक है। तो 2 चीज़ था, हम 2 चीज़ पढ़ लिया। बाकी सब ये सब बिना मतलब का है, इंदिरा मसूरी को पढ़ो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। भारतीय क्रिकेटरों के तो स्टार कल्चर बीसीसीआई के बारे में अमेरिका में क्या अमेरिका ने बार्क समेत 3 भारतीयों को क्या था परमाणु संस्थाओं से हटाने गए प्रतिबंध। जहाँ से परमाणु समाज से प्रतिबंध हटाए हैं, भारत में परमाणु का जो परमाणु संस्थाएं वो स्थापित किए जाएंगे, वही सब है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं कौन सा न्यूज़ है। अब देखिए, अब ज़ाहिर सी बात है कि दिल्ली गवर्नमेंट में देखो, दिल्ली में क्या है, इलेक्शन है। आपने ये चीज़ हमेशा सुना होगा, दिल्ली में क्या है, बस फ्री है। दिल्ली में क्या मेट्रो महिलाओं के लिए फ्री है, ठीक है। दिल्ली में 200 यूनिट तक या 300 यूनिट तक बिजली फ्री है। दिल्ली में राशन फ्री है, 500 रुपये में सिलेंडर मिलता है, कांग्रेस मिलता है, ठीक है। ये भी फ्री है, समझ लिया, फ्री समझ लिया। और क्या, हम लोग सिलेंडर 1050 का खरीदते हैं, लेकिन यहाँ 500 का मिलता है, ठीक है। अब देखिए, तो इन सबसे क्या प्रभाव पड़ता है। अब इससे क्या होता है ना, देखो जीएस पेपर जो 3 है इकोनॉमी का, ठीक है, इसे इसे उसमें उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। और इसमें संसाधनों का क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, उसमें उसे जोड़ के इसको लिख सकते हैं। अब जैसे अगर आप पूछ ले कि इससे हमारे भारत की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वन बजट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसे लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इन सभी इफेक्ट पूछता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। और देखते हैं क्या भाजपा की सीटें जुड़ेगी, ये जब इलेक्शन होगा तो हम देख लेंगे। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, एक तो राष्ट्रीय दल हो जाएंगे, हम ये देख लेंगे राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, क्षेत्रीय दलें कौन कौन सी हैं, ये भी देख लेंगे। राष्ट्रीय दल होने की क्या क्या शर्तें हैं, ये देखेंगे। कौन कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है और कौन कौन सी पार्टी क्षेत्रीय है, ये सब देख लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय होने की योग्यता क्या है उनकी, वो सब देखिए। और एक क्या है, आरपी एक्ट है ना, आरपी एक्ट 1951 है, इसको देख लेंगे। फिर क्या होता है, निर्वाचन आयोग को भी देख लेंगे, ठीक है, कौन कौन करवाता है वो सब देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से चुनाव लड़ेगी कौन जीती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब केजरीवाल और प्रवेश वर्मा की संपत्ति और आय भाजपा में लड़ाई, अब देखिए ये आरपी एक्ट में आ जाएगा, ठीक है। हम आरपी एक्ट जब लिख पढ़ेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। अब कार्यनीति को लागू करने में सीएम के बयान में बड़ी मुश्किल है। अब कार्यनीति का जो शराब घोटाला हुआ था, देखिए, तो ये जब भ्रष्टाचार का टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें इसको भी ऐड कर लेंगे। आबकारी नीति हमने पढ़ा होगा, और कल का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें देखे होंगे इस चीज़ को, हम आबकारी नीति को हम कंप्लीट कहते हैं, ठीक है। देखिए और कुछ नहीं है इस पेपर पे, फिर क्या, साहब के बहाने केजरीवाल से क्या होता है, साहब के बहाने केजरीवाल ने फिर बोला भाजपा सरकार पर हमला ना, ये सब चलता रहता है। कई रिपोर्ट में विधानसभा स्पीकर ने कहा कि मौलिक अधिकार को उल्लंघन का मामला नहीं है। अब देखिए जो काय का रिपोर्ट है, काय को संविधान में कौन से मतलब संवैधानिक संस्था है कि नहीं ये देखेंगे, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में ये देखेंगे। अब किसकी बात हुई है, विधानसभा स्पीकर की, तो विधानसभा स्पीकर की भूमिका क्या होता है उसको देख लेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार देखें, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है बताइए, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, ठीक है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार भी कई तरह से हैं, मौलिक अधिकार कौन कौन से ये देख लेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार में कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है, नागरिकों के, और कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को कहते हैं, जो विदेशी होते हैं उनको प्राप्त है, ठीक है। ये भी याद रखें, जो नागरिकों को प्राप्त है और जो विदेशी को प्राप्त है। तो कौन कौन से केवल नागरिकों को प्राप्त है, देखो नागरिकों को तो सारे मूल अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कौन कौन से इसके ऐसे ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल नागरिकों के हैं, विदेशों को नहीं मिलता, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19 और कौन है 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल है ना, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इन सब के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक दलों को लिखना होगा या एआई निर्मित सामग्री। अब ये क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है, ठीक है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा पर सीटों के बदले का समीकरण, ये तो हमने पढ़ लिया। अभी 8वां वेतन आयोग, ठीक है, तो हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो राजनीतिक दलों को लिखना होगा क्या होता है, एआई निर्मित सामग्री। अब इसमें क्या है, उन सब चीज़ों को देखें, जैसे मान लो कोई भी राजनीतिक दल है, ठीक है, तो अगर उठता है तो अपने बारे में कितने उसके आपराधिक मामले हैं, ठीक है, उसकी संपत्ति कितनी है, उसके दो मतलब जो अपने बारे में सारी जानकारी क्या देता है उसे बोलते हैं, वही सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, शर्तें वगैरह। चलिए, तो पहले हमारा जो ये था 300 यूनिट फ्री बिजली राशन वाला है, इसको हमने एक बार मेंस के हिसाब देख लेते हैं, ठीक है। ये हम हमेशा देखो, ये हम मेंस के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुक्त बिजली और राशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अगर पूछ लेगा मुक्त बिजली और मुक्त राशन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षिप्त टिप्पणी करें, ठीक है। जब संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए पूछ देगा ना, तो फिर आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। लिख के आपको नंबर वही है 8882615226, इस पर कॉल नहीं करेंगे आप सिर्फ व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है, व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको चेक कर लूँगा, चेक करके आपको दे दूँगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बहुत सारे प्रभाव हैं, एक तो सकारात्मक प्रभाव है, दूसरा नकारात्मक प्रभाव है, 2 प्रभाव होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, ठीक है। तो सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, देखो अगर मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त राशन देंगे तो गरीबों की मदद होगी, ठीक है। गरीब और वंचित को राहत मिलेगी, उन्हें बुनियादी ज़रूरतें होगी। अब बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो बुनियादी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या है, बेहतर है, ठीक है। खर्च में वृद्धि होगी, ठीक है, सामाजिक न्याय बनेगा, ठीक है, राजनीतिक स्थिरता बनेगी, ठीक है।
राजनीतिक स्थिरता का मतलब क्या है? जो गरीब वर्ग के लिए ऐसी योजनाएं सरकार और लोगों के बीच विश्वास का सेतु बनता है। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नाम क्या है? विजय। अगर मैं भूखा हूँ या 100 रुपये के लिए मजदूरी करता हूँ दिन प्रतिदिन, तुमको क्या लगता है कि अगर मान लो कि 15 तारीख को इलेक्शन है, ठीक है, मतलब निर्वाचन है, ठीक है, तो मैं अपने दिहाड़ी छोड़ के जाऊँगा वोट देने? हैं? तो मैं वोट देने जाऊँगा तो उस दिन मेरा काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी, तो मैं खाऊँगा कैसे उस दिन? मैं भूखा रहूँगा तो जाऊँगा वोट देने, छोड़ दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारी इसका राजनीतिक स्थिरता हो गई, अगर हमारी जो भूख की समस्या सही रहेगी, तभी मैं अपने जाऊँगा वोट दूँगा। जब मैं वोट दूँगा तो अच्छा क्या कैंडिडेट को चुनूँगा, जब अच्छा कैंडिडेट चुनूँगा तो वो जाएगा तो हमारे लिए काम करेगा, तो ठीक क्या होगा? बेहतर होगा, हमारा और जीवन बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वोट ही देने ना जाऊँ, तो भाई जो जो मर्जी उठेगा वो जीत जाएगा तो फिर वैसे अपना करेगा और इसका स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए क्या ये देना चाहिए। देखो, बेहतर विकल्प और सुधार भी होना चाहिए, लक्षित का जो टारगेट डिलीवरी होनी चाहिए। मतलब जो उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जो एक इस सुधार मतलब, और इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है उसके लिए दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं और सबके लिए फ्री कर देंगे, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। जो पैसा दे सकता है उसको फ्री करने का मतलब है कि फिर वो पैसा का दुरुपयोग करने लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 1 लाख रुपये कमाता हूँ, तो अगर मुझे 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिलेगी, तभी मैं भर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 1 लाख कमा रहा है, जो 10,000 कमा रहा है, ठीक है, दोनों को फ्री मिल रहा है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, फिर तो ये फालतू खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो लक्षित विवरण, टारगेट डिलीवरी होना चाहिए, जिसको ज़रूरत हो उसी को मिले। योजना का लाभ केवल ज़रूरतमंदों को मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ ना, केवल ज़रूरतमंदों को मिले, ये हमारा क्या, और इसमें सुधार हो सकता है, ठीक है। और क्या, बेहतर डाटा तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है, जो फर्जी लाभार्थी हैं उनको हटाया जा सकता है, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा सकता है, सब्सिडी का पुनर्वितरण हो सकता है। ये नहीं कि सब्सिडी मुफ्त मिल रही हो, मतलब कुछ मिनिमम चार्ज लगा दो। जाहिर सी बात है, 300 यूनिट फ्री दे रहे हो, 10 रुपये चार्ज लगा दो। मतलब देखो, 10 रुपये पर यूनिट मिलता है, आप इनको 1 रुपये पर यूनिट कर दो, तो 300 रुपये दे ही सकते हैं, चाहे कितना भी गरीब हो, ठीक है। ठीक हो गया। समग्र विकास पर ध्यान दिया जा सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसमें सुधार हो सकता है। अब नकारात्मक क्या है? देखो, एक तो हमारे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हम जब फ्री बाँटेंगे तो उसका उसका बोझ किसी न किसी पे तो हमें करदाता पे पड़ेगा ना, जो टैक्स पे कर रहा है उस पे पड़ेगा, ठीक है? ये इससे उत्पादकता पे असर पड़ेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है कि मैं काम कर रहा हूँ, काम करके मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है? 1 लाख रुपया में मैं 30% टैक्स दे रहा हूँ, मतलब 30,000 रुपया टैक्स दे दिया, ठीक है? अब मैं 30,000 रुपया टैक्स दिया हूँ, ठीक है? इससे क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा यार, मैं 30,000 रुपया टैक्स दे दिया, हमको बिजली मिल नहीं रही है, 300 यूनिट फ्री, गरीब को मिल रहा है 300 यूनिट फ्री, मैं क्यों काम करूँगा? छोड़ दूँगा मैं काम करना ही। जब मैं काम करना छोड़ूँगा तो उत्पादकता पे क्या होगा? असर पड़ेगा। मुख्य सुविधाओं की आदत में कुछ वर्गों को काम न करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब देखो, ज़ाहिर-सी बात है कि जो गरीब है, पहले क्या कर रहा था? जा रहा था, मज़दूरी कर रहा था, 300 रुपए कमा रहा था और खा रहा था। अब क्या हुआ? अब ये जा रहा है, मान लो कि ईंट ईंट का भट्ठा है, इस पे जा रहा है, ईंट बना रहा है, ईंट जब बना रहा है, तो ईंट बिक रही है, इस ईंट बिक रही है, तो उससे पैसे क्या हो रहा है? इनकम आ रही है, तो ईंट के भट्ठे को मकान मालिक, जो मान लीजिए जो ईंट का भट्ठा है, उसका मालिक है, उसको आय हो रही है, तो टैक्स भर रहा है, तो गरीबी को फ्री में मिल रहा है, मान लो ये सर्कल चल रहा है, ठीक है? अब क्या हुआ? अब इसको तुमने फ्री में दे दिया, जब इसको तुमने फ्री में दे दिया तो काम करना बंद कर दिया, जब काम करना बंद किया तो ईंट बना नहीं, जब ईंट बना नहीं तो ईंट बिका नहीं, ईंट बिका नहीं तो मकान मालिक को, जो ईंट का मालिक था उसको पैसे मिले नहीं, जब उसको पैसे मिलेगा नहीं तो टैक्स भरेगा नहीं, जब टैक्स भरेगा नहीं तो फिर गरीब को फ्री में दोगे कहाँ से? ठीक है? तो इससे क्या होगा? उत्पादन पर असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ा? आपने देखा अभी, ठीक है? अब राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर एक तो आय है, एक है खर्च सरकार का, ठीक है? व्यय। अब देखो, आय तो सीमित है, अब 100 रुपए टैक्स मिल रहा है तो 100 रुपए ही आएगा। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक है बस। लकड़िया वाला बंद कर दिया। तुरुक। ये हो गया, फिर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा है, ठीक है? राजकोषीय घाटा हो गया। अब देखो, आय तो क्या है? जैसे मान लीजिए जो आय है वो सीमित है सरकार की, लेकिन जो व्यय है, ठीक है, ये भी सीमित है, लेकिन अब व्यय को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना आय पे असर पड़ेगा, ठीक है? तो ये राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि जो सरकार की आय है, आय का मान लीजिए आय 100 रुपया हुआ, ठीक है, लेकिन हमने खर्चा कितना कर दिया? 101 रुपया कर दिया, तो 1 रुपया क्या हुआ? घाटा हुआ, हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया। जो व्यय है, व्यय को आय से घटा देंगे तो जो आता है वही क्या होता है? राजकोषीय घाटा हो जाता है। बिजली और राशन की बर्बादी होगी, ज़ाहिर-सी बात, जो फ्री मिलती है उसकी कोई कदर नहीं करता है, ठीक है? तो बर्बादी होगी, ठीक है? विकास योजनाओं पर असर पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर पैसा आपका ज़्यादा वेस्ट इधर होगा तो और सारी विकास की योजनाएँ वो प्रभावित होंगी, ठीक है? समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? नवीनीकरण, अब और क्या-क्या सुधार कर सकते हैं? जो सुधार पढ़े थे हम लोग, ये वाला सुधार, आत्मनिर्भर सब्सिडी का पुनर्वितरण होना चाहिए, समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए। उसी में आगे वाला पॉइंट है कि विकास योजनाओं का असर होगा, ठीक है? समग्र विकास, नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग होना चाहिए। अब जो फ्री वाला बाँट रहे हो, अब देखिए, तो कोयला से ही देखो, कोयला जलाए, कोयला जलाए, कोयला जला के हम बिजली बनाएँ, बिजली हमने फ्री में बाँट दिया, ठीक है? कोयला जितना पॉल्यूशन हुआ ये सब, ठीक है? इसको जितना लगाने में लागत हुई ये सब, ये सब हुआ। ये सब जो खर्च हो रहा है इससे बढ़िया क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करो,
सोलर पैनल बांट दो, ठीक है। ठीक है, एक बेहतर है, सोलर पैनल से बिजली बन जाएगी और उनको ज़्यादा सरकार पे लोड भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सीमित अवधि के लिए योजनाएँ दो, अब जो फ्री राशन बाँट रहे हो, ये तब तक बाँटो जब तक वो नहीं, जैसे कोई गरीब है, ठीक है। अगर ये ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रहा, जब तक बाँटो तब तक ये गरीब से मतलब इसको गरीबी से ऊपर उठ जाए। मतलब इसे अगर साल में 5 महीना, 6 से 8 महीना दे दो, 2-3 महीने से आत्मनिर्भर बनने दो, ठीक है। इसलिए जागरूकता और जिम्मेदारी हो, उसे जागरूक करो, फ्री का संसाधन मत बाँटो, उसे जागरूक करो, उसे बताओ काम करो, उसे स्किल सिखाओ, ये सब है। देखो, अब इसका निष्कर्ष हम क्या लिख सकते हैं, मुफ्त बिजली और राशन जैसी सुविधाएँ, जैसी योजनाएँ हैं, अल्पकालिक राहत प्रदान करती है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए आत्मनिर्भरता और उत्पादकता बढ़ाने में कदम के लिए बहुत बेहतर होती है, ठीक है। मतलब इन सबको कम से कम करना चाहिए और इन सब चीज़ों पे जोर ज़्यादा देना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट था, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है राजनीतिक दल वाला, उसको देख लेते हैं। रुक जा, अभी आगे है, वो आगे आएगा, आगे हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और क्या, देखो, पल्लू मामले में रिपोर्ट में भारत अमेरिका संबंधों की गहराई दर्शाती है। देखो, भारत अमेरिका का संबंध है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे ना, इंटरनेशनल रिलेशन, तब इसमें भारत का संबंध, भारत का अमेरिका से, इटली से, जापान से, इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के मतलब गणतंत्र दिवस पे आ रहे हैं, तो हम उस दिन पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने और मेजर मेजर कंट्री, फ्रांस, इटली वगैरह, उन सबसे हम भारत का संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। कानून, देखो, कानून के विपरीत ईडी की दलीलें बर्दाश्त नहीं। आपने भी देखा होगा कि ईडी का प्रयोग कैसे दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी अब उस पर फैसला आ गया, ठीक है। तो ये ईडी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो ईडी को हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। जनगणना के लिए आगामी बजट में हो सकता है विशेष आवंटन, ठीक है, तभी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान, ठीक है। 40 विमान परेड में होंगे सलामी। अब इसको इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, हम इनके लिए तब इंडोनेशिया संबंध भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, ड्राइवर ट्रेनिंग के कौशल के साथ रोड रेज रेस से बचने की भी प्रशिक्षण है। अब रोड रेज क्या होता है, इन सब के बारे में जानना होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि हाल ही में खबर में रहा रोड रेज किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या, ड्राइविंग टेस्टिंग से, ठीक है। अब चलिए, हम ये वाला था, इसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ईडी, अब देखो, ईडी का मतलब क्या होता है, इन्फोर्समेंट और डायरेक्टरेट होता है, ईडी का फुल फॉर्म होता है, इसे प्रवर्तन निर्देशालय बोलते हैं। ये जो भारत सरकार है, इसकी क्या है, एक जांच एजेंसी है, जो आर्थिक अपराधों, वित्तीय भिन्नताओं को जांच और रोकथाम के लिए कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है या विदेशी मुद्रा कानूनों को उल्लंघन को रोकती है। अब जैसे मान लीजिए कि भारत में क्या है, जैसे मान लीजिए मैं विजय, मैं 20 लाख रुपए मंथली कमा रहा हूँ, ठीक है, या सालाना कमा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है 20 लाख कमाओगे तो 30% टैक्स दूंगा। 30% टैक्स कितना हो जाएगा 20 लाख पे, बताइए। 10 लाख पे 3,000, लगभग 6 लाख हमारा टैक्स हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँगा यार, अगर मैं अपनी इनकम दिखा दूँ 5 लाख, 5 लाख टैक्स फ्री है, ठीक है। तो 5 लाख टैक्स दिखा दूंगा, और ये जो 15 लाख है, 15 लाख मैं क्या करूँ, किसी दूसरे को दे दूँ, जैसे नेपाल भेज दूँ, ठीक है। और नेपाल से फिर वो मुझे भेज दे, मतलब एक देश से घूम के दूसरे देश से फिर मेरे पास आ जाए। मैंने ऐसे किया, तो हमने 15 लाख रुपये क्या किया, नेपाल भेजा। नेपाल वाले ने कहा हम 2 लाख रुपये ले लेंगे ये सब करने का, तुम्हें दोबारा भेजने का। उनका ठीक है, अब 13 लाख रुपये मेरे पास आ गया, तो मेरे लाख 5 लाख मैंने कमाया, इसलिए मुझे कोई टैक्स नहीं, ठीक है। और हमारा 13 लाख ऐसे आ गया। तो ये जो 13 लाख है ना, ये क्या, ब्लैक मनी है। तो इसी को मतलब जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं इस प्रोसेसर को, जो ये प्रोसेस हो रहा है, इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये ईडी इसी पे ध्यान रखती है, ठीक है। अब देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी, प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना 1 मई 1956 को स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका अधीनस्थ मंत्रालय कौन सा, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, इसके अधीन कार्य करता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है, मुख्य कार्य, धन शोधन निवारक अधिनियम का पीएमएलए है, ये पीएमएलए है, ठीक है। इसका 2002 मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करना होता है, इसका काम होता है। देखो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जैसे देखिए, अगर आप क्या कि विदेश गए, अब गए कहाँ, बैंकॉक गए घूमने के लिए। अब वहाँ आपने क्या किया, विदेशी मुद्रा लिया बैंकॉक का 1 लाख रुपए और लेके चले आए, ठीक है। आप क्या किए, लेके आए और एयरपोर्ट पे मालूम नहीं पकड़े गए, बच गए, एयरपोर्ट पे पकड़े नहीं गए, अब घर ले आए, तो घर आप पुलिस छापा मारेगी, पता चला पुलिस को कि आपके पास तो 1 लाख रुपये विदेशी करेंसी है, तो आप क्या करेगी, पकड़ेगी तो आपको किस धारा के थ्रू आपको मतलब कौन सा एक्ट लगेगा, तो क्या होता है, फीमा लगता है, फीमा 19 विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम है, ठीक है। विदेशी मुद्रा के अवैध लेन देन की जांच करने के लिए आपको लगता है, विदेशी निवेश विदेशी व्यापार के नियमों को उल्लंघन करते हैं आप, तो उसका भी उसमें भी यही धारा लगता है। फिर उसके बाद ऐसे फेरा है, फेरा क्या है, 2000 तक का, तो फेरा मामले की देखभाल करते हैं, जिसके तहत प्रस्तावित इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अन्य क्या क्या बैंकों के वित्तीय संस्थान जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी जांच करती है, हवाला के लेन देन। अभी जो एक देश से दूसरा देश पैसा भेज रहे थे ना, फिर दूसरे देश से फिर वापस ले रहे थे, इसे बोलते हैं हवाला,
ठीक है। ऐसे का सीमा पार वित्तीय अपराधों की कार्रवाई करते हैं। ठीक है। अब इससे कौन कौन सा और कानून है, संरचना और संगठन है, प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, प्रदर्शक निदेशालय होना चाहिए। ठीक है, नेतृत्व में होता है सब कुछ। ठीक है। कर्मचारी कौन होता है, भारतीय राजस्व का, इंडियन का रेवेन्यू सर्विस है। ठीक है, इसके लिए आईपीएस भारतीय पुलिस सर्विस है। ठीक है, वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं वो इसमें लगते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है इसका है, पूरे भारत में स्थित है। ठीक है। अब क्या ईडी से चर्चित कुछ मामले हैं, जैसे विजय माल्या मामला है। अब विजय माल्या मामला, इसने बैंकों से पैसे लिए, बैंकों से कितना लिया, 5,000 करोड़ लिया, करोड़ लूट लिया, अब पैसा लेकर दूसरे देश भाग गया। ठीक है। ऐसे नीरव मोदी है, नीरव मोदी। ठीक है। ऐसे मामला सत्यनारायण रेड्डी मामला है, हवाला लेन देन करके फिर भाग गायब हो गए। सुशांत सिंह राजपूत मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच की गई थी, उनके पास कुछ पैसे से मिले थे, वो सब था, ये सब फर्जी था, ऐसा कोई लड़का नहीं था, तो एक्ट्रेस था। ठीक है। चुनौतियां हैं, अब इसलिए क्या होता है, अब जाहिर सी बात है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या होता है, ईडी का अक्सर आरोप लगाते हैं जिस राजनीतिक उद्देश्यों का इस्तेमाल किया जा सकते हैं। अब जाहिर सी बात, मान लीजिए कोई नेता है, जिस मान लीजिए मोदी जी हैं। ठीक है। अब ये देखें केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, देखें यार ये तो इलेक्शन में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट को सब कुछ बांट रहे हैं, सब कुछ सही है, ये काम करते हैं कि इन पे ईडी के छापा पड़वाते हैं। अब जैसे ईडी की छापा पड़ेगी, ईडी इनको जांच करेगी, ईडी को विशेष कानून के लिए इनको अरेस्ट कर लेगी, इनका सब कुछ खोजेगी, क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है। सब कुछ चेक करेगी तो कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ कुछ मिल गया तो फिर इनको अरेस्ट कर लेगी। तभी क्या प्रचार प्रसार, अभी वो मान लीजिए कि इनको उठा के जेल बंद कर दिया, उस समय इलेक्शन है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, जब दिल्ली का इलेक्शन था, एमसीडी वाला इलेक्शन था, उसमें इनको बंद कर दिए। ठीक है। तो इस सब का राजनीतिक दुरुपयोग होता है। फिर लंबी जांच प्रक्रिया है इसकी, इसमें ये चुनौती है, सीमित संसाधन है, फिर अंतर्राष्ट्रीय अपराधीकरण होता है। ये सब पॉइंट है जो ईडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पढ़ लिया। चलिए, अब क्या बचा, ममता की पार्टी को स्पष्ट निर्देश जो कहूँगी वही करना होगा। ठीक है, ये सब है। अब देखो, दल बदल अधिनियम है। ठीक है, फिर क्या मतलब समझ लीजिए कि इस पर क्या होता है, चुनाव से ही, चुनाव का ज़्यादा ही जगह राज्य को लेकर भविष्य में कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का मतलब है अखिलेश यादव को विरोध नहीं करेंगे। फिर क्या, संस्था का कब्जा का दुरुपयोग है, परिवार व चढ़ावा है, भ्रष्टाचार गंगोत्री का बंदा है, तेजस्वी जैसी है, नई सीख है, नई दिशा, चुनाव है, प्रणाली है। मतलब अब देखो चुनाव से संबंधित है, तो चलिए हम देख लेते हैं पहले दल बदल क्या होता है। दल बदल पार्टी, पार्टी बदल, दल बदल मतलब क्या होता है, पार्टी को बदलना। जैसे मान लीजिए मैं चुनाव लड़ता है कांग्रेस से, और मैं फिर कांग्रेस छोड़ के मैं ज्वाइन कर लिया बीजेपी। ठीक, मैंने क्या किया, अपना दल को बदल दिया, दल बदल कर। तो ये 1885 के समय कानून आया था, जब बहुत प्रचलित था कि कल आज भी देख कौन इसमें कब उसमें चला जाए, कोई पता नहीं था उसका। ठीक है। तो दल बदल क्या है, दल बदल उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे सांसद या विधायक अपने चुनाव के बाद अपने मूल राजनीतिक पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है। इस राजनीतिक अस्थिरता या जनादेश के साथ विश्वासघात का कारण बन सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में का मुखर्जी नगर हूँ, मुखर्जी नगर से चुना, क्या चुना, सांसद चुना गया। ठीक है। अब चुन के गया तो दिल्ली के लोगों ने कहा यार बहुत अच्छा लड़का है, इसको चुन कर लो, अब ये सांसद बन जाएगा तो हमारे लोगों के लिए काम करेगा। पर मैं चुन के गया आम आदमी पार्टी से। ठीक है। और जाने के बाद मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लोगों का बड़ा हरामी निकला, हम भेजे इसको, अभी दूसरे दल में चला गया। ठीक है। हम जो दल पहले करप्शन करा था जाकर उसी से मिल गया। ठीक है, हमारे साथ का विश्वासघात किया इसने। ठीक है, तो ये विश्वासघात था। ठीक है, इसलिए दल बदल कानून लाया गया। अब दल बदल जब कानून लाया गया तो कब लाया गया, 1885 में। कब, कैसे लाया गया, कहते 52 संविधान संशोधन। अब जो 52 संविधान संशोधन के थ्रू संविधान में प्रावधान किया गया। ठीक, और एक विधा का आधार क्या दिया गया, मतलब किसको कहेंगे कि ये दल बदल का उल्लंघन किया है, उसके लिए यदि कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी सीट की सदस्यता छोड़ता है तभी दल बदल लगेगा। अब ये नहीं कि जैसे मान लो कि मैं चुन के गया, लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं संसद में गया, संसद में मैं इस्तीफा दे दिया। अरे यार, तो फिर तुमको इतना पैसे लगा के चुना, इलेक्शन हुआ, फिर लोग तुमको चुने आए, तुम पर विश्वास दिखाया, तुम जाकर छोड़ दिए, तो नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा, दल बदल लागू हो जाएगा। ठीक है। यदि वो पार्टी के निर्देशों व्हीप का उल्लंघन करते मतदान करता है या मतदान से उपस्थित रहता है, जिसे मान लीजिए कि मान पार्टी है हमारी बीजेपी, अब बीजेपी में मान लो 200 एमएलए हैं, अब जहाँ से कोई प्रस्ताव है पास करना है, अब क्या हुआ कि अब कोई विधायक जा ही नहीं रहा है वोट देने, मतलब कि वहाँ पे संसद में वोट देगा तभी तो पास होगा ना, समर्थन देने जा ही नहीं रहा है, तो कोई विधेयक पास ही नहीं होगा, पास नहीं होगा तो लंबित होगा तो और कब विकास कार्य देरी होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई रेप का बिल है, मान हमारे देश में बहुत रेप हो रहा है, अब कोई कानून है, कोई एक नया कानून है कि अब जो रेप करेगा उसको गोली मार दी जाएगी, लेकिन जितने सांसद है कोई जा ही नहीं रहा, क्योंकि मान लो जो पार्टी का मेन होगा, जो मुखिया होगा, वो कहेगा कल सब लोग आएंगे और वोट देंगे, तभी तो ये रेप का जो कानून है पास होगा, तभी तेरे भी घटना रुकेगी। लेकिन अब क्या होगा कि जो सदस्य जा ही नहीं रहे वोट देने, जब वोट देने नहीं जाएंगे तो पास कैसे होगा। तो ठीक है, तो इसके लिए व्हिप जारी होता है, जो वो मतलब वो आदेश देते हैं कल सभी जो सांसद हैं, विधायक हैं, उपस्थित होंगे संसद में, जो व्हिप का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ भी दल बदल विरोधी कानून लागू किया जाएगा। ठीक है। अब देखो विलय का प्रावधान है, देखो यदि किसी राजनीतिक दल में 2/3 सदस्य एक साथ किसी अन्य दल को विलय करते हैं तो ये अयोग्य नहीं ठहर जाएगा। अब 2/3 कॉन्सेप्ट क्या है, अब जैसे मान लो एक विधेयक भाग के चला गया, 2 विधेयक भाग के चला गया, लेकिन अगर किसी कोई पार्टी है, ठीक है, पार्टी के 2/3 सदस्य अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब दल बदल लागू नहीं होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब इनका। ठीक है, अब हाल ही घटनाएं क्या है,
तेलंगाना में क्या होता है, बीआरएस विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होना। बिहार में दल बदल का कानून, आप जानते हो कि नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के सीएम हैं नीतीश नीतीश कुमार जी। अभी ये पहले लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे, फिर भाग के बीजेपी में गए, फिर बीजेपी से भाग के फिर लालू यादव प्रसाद में गए, फिर अब 2023 में भाग के किस में चले गए, बीजेपी में चले गए, और फिर अभी खबर चल रही है कि फिर भाग के इन्हीं में आने वाले हैं। ठीक है, दल बदल है ये। अगर ये 9 बार सीएम बन चुके हैं, 9 बार सीएम, ऐसे कर करके वो 9 बार सीएम बने। ये उसी पल में जाते हैं जो उनके सीएम बनाएगा। ठीक है, तो ये है। अब इसका चुनौती और सुधार की आवश्यकता है इसमें। देखो, दल बदल कानून राजनीतिक दलों और नेताओं को उनके प्रावधानों का दुरुपयोग उल्लंघन देखा गया है। स्पीकर द्वारा अयोग्यता के मामले में निर्णय में लेन देन, कानून में प्रभावी कार्यान्वयन पर बाधा डालना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बारे बहुत सारे वो दिया है, ये दिया है कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो ये मतदाताओं के साथ खिलवाड़ होगा, अभी सवाल खाता होगा। ठीक है, चलिए, एक तो पॉइंट ये था। अब दूसरा हमने कहा था, भारत में जो राष्ट्रीय पार्टी है का दर्जा किन किन दलों को मिला हुआ है वो देखते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा देने के लिए चुनाव आयोग का विशिष्ट मापदंडों को पूरा करने के लिए किया था। कुछ विशिष्ट मापदंड है, ठीक है, निर्वाचन आयोग का। अगर तुम इसको पूरा करते हो तो आप राष्ट्रीय दल हो या फिर क्षेत्रीय दल हो, जो मापदंड पूरा करोगे वो दल बन जाओगे। देखो, चुनाव आयोग के तहत किसी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी मिलता है जब वो किसी ने कोई एक शर्त कम से कम पूरा करे। तो पहले देखो, लोकसभा में सीटें, अगर लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें कम से कम 2% सीटें जीते, और ये सीटें 3 या 3 से अधिक राज्यों में हो। देखो मान लीजिए, एक यूपी हो गया, बिहार हो गया, मान लीजिए कोई राजस्थान, मान लीजिए राजस्थान, कम से कम 3 पर, यहाँ भी 2% जीते, यहाँ भी 2% जीते, यहाँ पर 2, कम से कम 3 या 3 से अधिक राज्यों में जीतेगा, तभी ये जो पार्टी जीतेगी तो वही राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। पहला तो ये। दूसरा क्या है, किसी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में स्तरीय पार्टी हो। एक तो ये हो कि 2% लोकसभा की सीटें जीती हो, या जो पार्टी जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी है, ठीक है, तो एक दिल्ली हो गया, दिल्ली में क्या है, राजकीय पार्टी है। फिर उसके बाद का महाराष्ट्र में जीत गई राजकीय पार्टी, फिर पंजाब में जीत गया राजकीय पार्टी, या फिर ऐसे ही हिमाचल में जीत गई हिमाचल। अब देखो, 4 जगह राजकीय पार्टी है, ठीक है, तो इसको भी क्या मान लिया जाएगा, जो पार्टी कम से कम 4 राज्यों में क्या होगा, राजकीय पार्टी है, वो देश में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। ठीक है, 2 मापदंड है, कम से कम 4 राज्यों में राजकीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। ठीक है, अब वोट के प्रतिशत में देख लेते हैं। तीसरा क्या है, किसी पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिले हों, कम से कम 6% वोट पाया हो, किसमें, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में। ठीक है, वैध मत होना चाहिए, ये नहीं क्या वैध मत, ठीक है, 6% वैध मत पाया हो, ठीक है, या इसके साथ कम से कम 4 लोकसभा की सीटें जीती हो, और इसके साथ में कम से कम 4 लोकसभा की सीट जीती हो, लोकसभा सीट। ठीक है, कम से कम 4 लोकसभा की सीटें जीती है। अगर 6% वोट पा जाता है और 4 सीट जीत लेता है तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय दल का कहाँ गया, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, 2025 तक कौन कौन सा राष्ट्रीय दल है। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, स्थापना इसके 1825 में हुई थी, 1885 में, ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा भारतीय जनता पार्टी है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में भारत सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी है, आपको पता है बीजेपी है, मोदी जी लीड कर रहे हैं इसको। ठीक है, उसके बाद क्या, बहुजन समाजवादी पार्टी है, 1984 में बनी थी, ये दलित और पिछड़े वर्गों के लिए प्रमुख पार्टी है। फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना कब 1964 में हुआ था, वामपंथी विचारधारा पर आधारित है पार्टी। ठीक है, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई है, ठीक है, इसकी स्थापना कब 1925 में हुई थी। भारत सबसे पुरानी वामपंथी पार्टी है। ठीक है, फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी है, एनपीपी है, इसका स्थापना 2013 में हुआ था, मुख्य रूप से मेघालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय रहती है पीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ठीक है, फिर आम आदमी पार्टी बनी है, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ, दिल्ली पंजाब प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ठीक है, देखो, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने का प्रावधान क्या है। देखिए, दर्जा मिलता है, दर्जा छीन भी जाता है, कैसे छीनता है, यदि कोई पार्टी लगातार चुनाव में निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर पाती तो उसका राष्ट्रीय दर्जा वापस ले लिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 2023 में तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब इसके महत्व क्या है, राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिलने पर पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलता है, प्रचार करने के लिए अधिक संसाधन मिलते हैं, पूरे देश में प्रभावी रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है, यदि किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पहचान और महत्व को दर्शाता है। और कोई पार्टी है तो राष्ट्रीय पहचान और महत्व को भी दर्शाता है कि ये राष्ट्र मतलब कि एकदमदार पार्टी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब देखो, श्रीहरिकोटा बनेगा तीसरा लॉन्च पैड। अब देखो, श्रीहरिकोटा है, यहाँ से क्या होता है, मिसाइल वगैरह टेस्ट हो रही थी, अब यहाँ से क्या हो, लॉन्च पैड बनेगा। तो इसके बाद में ये लॉन्च पैड कहाँ का है, आपने पढ़ा है ना, इसरो का है। देखिए, ये रहा इसरो, ये अगर इंडिया का मैप है नहीं, चलिए मैं आपको इंडिया का मैप दिखा दूंगा, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है। ठीक है, ठीक है, गरीबी में जन्म लेने के बाद भी मोदी कभी किसी नकारात्मकता को नहीं अपनाए।
अरे भैया सब कहने की बात है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को करेगा का, तो गोधरा खुदा ट्रेन अग्निकांड की सुनवाई, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट है, हिंसा के से जुड़े पाकिस्तान के किशोर का मामला है, फिर ये हो गया, फिर क्या होता है, ब्लैकमेल है, ठीक है। 100 किसानों की हत्या और तुम करेगा प्रयास करेंगे। आपका समाजवाद को लेकर आधुनिकरण पर जोर देने के लिए वेतन आयोग है, वेतन आयोग हमने पढ़ लिया, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे अग्निकांड हो गया, ठीक है। फिर संबल हिंसा और हिंसा हो गई, ठीक है। नए तस्करों को ब्लैकमेल को बेंगलुरु के इंजीनियर ने दे दी जान। अब यहाँ देखिए जान दे दिया, ठीक है। अब देखिए क्या इससे क्या है, आपको जीएस पेपर 3 है, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 को जोड़ सकते हैं इसमें, क्या होता है आर्थिक। अब देखिए इससे क्या होता है, आत्महत्या होता है ना, आत्महत्या से समाज पर बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। अब देखेंगे क्या कोई कौन से व्यक्ति का डिप्रेशन में आके जान दे देता है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं डिप्रेशन में जाके जान जान देने के, ठीक है। तो एक देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे समाज में कि समाज में जो यह देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि आत्महत्या के प्रभाव क्या है, ठीक है। आत्महत्या क्यों हो रही है, पहले तो ये देखें कि यह क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारे पॉइंट देखेंगे, क्योंकि इससे क्या मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम पहले प्रभाव देखते हैं, परिवार पर प्रभाव करता है, परिवार का तो भावनात्मक और आर्थिक प्रभावित होता है। जैसे अगर बड़ा भाई आपका अगर आत्महत्या कर ले, छोटों पर कितना प्रभाव पड़ता है, एक वही इनकम के सोर्स होते हैं, वही होते हैं, माँ बाप कर लेते तो फिर साया उठ जाता है, ये तो परिवार प्रभाव। दूसरा समाज की स्थिरता प्रभाव पड़ता है, समाज में क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता में कमी को उजागर करता है, आत्महत्या घटनाएं सामाजिक तनाव को बढ़ाती है, ठीक है। फिर आर्थिक प्रभाव पड़ता है, कार्य क्षमता और उत्पादकता में कमी होती है। देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की जनशक्ति, अगर मान लो देश किससे बना है, लोगों से ही तो बना है। अगर लोग बेहतर लोग ही अगर देश में न रहे तो फिर देश बेहतर कैसे होगा, ठीक है। देखा नहीं मतलब, जैसे मान लीजिए अगर ये 1 लाख रुपये कमा रहा है और ये मर गया, तो देश को क्या 1 लाख का आर्थिक नुकसान हुआ ना, ठीक है। देश की जनशक्ति पे भी देवा, युवा पर क्या प्रभाव, आत्महत्या की खबरें का दूसरे युवा को भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। जहाँ से पता है कोई लड़का है मान लीजिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया, ठीक है। अब क्या किया, गर्लफ्रेंड थी धोखा दे दी, गर्लफ्रेंड मतलब कि महिला मित्र, मान लो महिला मित्र ने धोखा दे दिया, अब उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। अब ऐसे क्या कोई और लड़का है, उसको भी अगर गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया तो वो भी सुसाइड कर लेगा। अब इसी का एक तरह की फोबिया बन जाती है, देखा देखी काम करने लग जाते हैं लोग, तो इससे भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, अभी एक वर्ल्ड का तो वर्ल्ड सुसाइड डिप्रेशन डे है, तो जो वर्ल्ड सोसाइटी एक रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। अब रिपोर्ट में क्या कहता है, हर 40 सेकंड में एक इंसान कर रहा है आत्महत्या। आत्महत्या करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन देखिए आत्महत्या कर तो रहा है ना। 15 से 19 साल के युवाओं की मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण है आत्महत्या के। 77% आत्महत्या के मामले निम्न और मध्यम आय वालों के लोगों के सामने आते हैं। गरीब लोग ही आत्महत्या करते हैं, चाहे आर्थिक तंगी से करें, डिप्रेशन से करें, या समस्याओं से करें, ठीक है। ठीक है, तो आत्महत्या के प्रभाव और कारण और कानून क्या है, ये भी देखिए, क्योंकि यूपीएससी पूछता है कि आत्महत्या को संबंधी कानूनों का वर्णन करें, तो आत्महत्या से रिलेटेड कानून कौन, देखो आत्महत्या के प्रभाव और हालिया घटना कौन कौन से है, ठीक है। आत्महत्या क्या है, आत्महत्या आत्महत्या एक जटिल आर्थिक मनोवैज्ञानिक समस्या है, ठीक है, जो समाज पर गहरा प्रभाव डालती है और हाल ही के छात्रों, किसानों, कामकाजी व्यक्तियों, यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों द्वारा आत्महत्या के मामले देखे जा सकते हैं। अभी देखे थे ना, कौन सा सुशांत सिंह राजपूत, इन्होंने आत्महत्या किया था, ठीक है। आत्महत्या कारण क्या है, एक तो मनोवैज्ञानिक कारण होता है। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, डिप्रेशन, चिंता, अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, अकेलापन और आत्मसम्मान की कमी, ठीक है। इसी कारण लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सामाजिक कारण का, पारिवारिक दबाव, समाज में उपेक्षाएं, सामाजिक बहिष्कार या अस्वीकार, ठीक है, ये आत्महत्या कर लेता है। आर्थिक कारण क्या, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ, किसानों में कर्ज के कारण आत्महत्या घटना मतलब तो आज देखा जा सकता है। फिर शैक्षणिक दबाव है, छात्रों की पढ़ाई का दबाव, असफलता का डर, इसकी वजह से भी कर लेते हैं सुसाइड। पारिवारिक समस्याएं क्या है, घरेलू हिंसा, तलाक, रिश्तों की समस्याएं, इसमें कर लेते हैं। डिजिटल युग का प्रभाव का, साइबर बुलिंग का, सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव। साइबर बुलिंग मतलब का ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग होता है वही, अगर मान लो कोई ऐसे वीडियो फोटो डीप फेक वीडियो बना के कोई ऐसे बना लिया, वीडियो बना लिया, तो उससे आपको ब्लैकमेल करके आपको ऐसा कर सकता है, और आप उनके ब्लैकमेल के चक्कर में आके फंस जाए। इससे प्रभाव आपने देखा कि समाज प्रभाव पड़ता है, समाज की स्थिरता पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इस आत्महत्या से जुड़े जुड़े कानून और प्रावधान है। कानून क्या आता है, धारा 309 भारतीय दंड संहिता है, ठीक है। फिर क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 है, ठीक है। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है। समाज में जागरूकता के लिए बहुत सारी सरकारी पहले चलाई गई हैं, किशोर मानसिक स्वास्थ्य योजना चलाई गई है, ठीक है। आत्महत्या को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है, ठीक है। सामाजिक जागरूकता फैलाई जाती है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। ये सब बहुत सारे कारण है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए, अब देखिए कि अब यूपी में क्या अभी क्या चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ, ये पूरा चैप्टर उसी पे है, ठीक है। तो महाकुंभ के बारे में देखते हैं, ठीक है। लालू यादव ने 200 करोड़ पैसे की संपत्ति के कुछ छोड़े सब। अब देखिए हम कुंभ को पढ़ते हैं, महाकुंभ, ठीक है। महाकुंभ का 2025 में शुरू है, ठीक है।
जनवरी से मार्च तक चलेगा। ठीक है, मुख्य आकर्षण क्यों है यहाँ पे? शाही स्नान, संघों का जो भव्य धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसकी वजह से क्या है ये फेमस है। ठीक है, अब महाकुंभ का महत्व क्या है? महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास का प्रतीक है। इसका आयोजन भारत को वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाता है। महाकुंभ का परिचय और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी देख लेते हैं। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा आर्थिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, जो हर 12 साल पे गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के चक्र अनुसार आयोजित किया जाता है। मतलब कितने जगह होता है? 4 जगह, इस बार याद किया। कहाँ? प्रयागराज में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। ठीक है, अभी पूछ लेगा यूपीएससी में कि महाकुंभ का आयोजन अभी कहाँ होता है, अभी कहाँ हो रहा है, तो सबको पता, लेकिन कहाँ होता है किसी को नहीं पता होगा, या बहुत कम लोग को पता होगा। तो याद रखेंगे, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी होता है। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आर्थिक अवसर भी है। तो देश विदेश के लाखों तीर्थयात्री होते, पर्यटक आते हैं और स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता है। अब देखिए कौन कौन सा प्रभाव है। देखो, आर्थिक और क्या होता है? व्यापारिक प्रभाव। महाकुंभ का होता है स्थानीय व्यापारी होते हैं, जो खाद्य, वस्त्र, हस्तशिल्प, उनको बहुत लाभ होता है। पर्यटक उद्योग को बढ़ावा मिलता है। देखो, होटलों, गाइड सेवाएं, परिवहन इत्यादि का बढ़ती है। अस्थायी रोजगार बढ़ता है। महाकुंभ के दौरान सफाई कर्मी सुरक्षा होता है, दुकानों को लगाने के लिए रोजगार को मिलता है। ठीक है, पर्यटक को विदेशी मुद्रा मिलता है। जहाँ विदेशी जब नागरिक आएंगे तो विदेशी मुद्रा का बढ़ेगा हमारे यहाँ। आधारभूत संरचनाओं का विकास होता है। जहाँ पे मेला लग रहा है वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे होटल खुल जाएंगे, सड़कें बन जाएगी, हॉस्पिटल खुल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी दुकानें खुलेंगी, तो इससे क्या हो जाएगा? और आधारभूत संरचनाओं का विकास हो जाएगा, फिर सरकारी राजस्व भी बढ़ जाता है। अब देखिए, ये कहते हैं महाकुंभ मेला सबसे एक आध्यात्मिक उत्सव है। तो इसका अर्थ क्या होता है? महाकुंभ का अर्थ होता है पवित्र घड़ा। पूछ लेगा महाकुंभ का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए पवित्र घड़ा होता है, जो समुद्र मंथन के पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि अमृत कलश से अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। इसलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजित किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें जो एक कलश मिला, जो अमृत का कलश आया था, उसमें 4 बूंदें 4 जगह गिरी थी, तो वहाँ पे 4 महाकुंभ होता है। जो कुंभ मेले का आयोजन और प्रकार का होता है। जो प्रयागराज है, इलाहाबाद, यहाँ पे काम बनता है, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर होता है। हरिद्वार में क्या होता है? गंगा नदी के तट पर होता है। उज्जैन में क्या? शिप्रा नदी के तट पर होता है। और नासिक में क्या? गोदावरी नदी के तट पर होता है। ठीक है, अब देखिए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है। महाकुंभ में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे फूल, फल, सब्जियां आदि की मांग बढ़ती है, जिसका किसानों को सीधा लाभ होता है। ठीक है, ग्रामीण हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को भी बाजार मिल जाता है महाकुंभ में, तो इससे क्या होता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है। सांस्कृतिक और मनोरंजन उद्योग भी बढ़ते हैं। बहुत सारे मनोरंजन के धार्मिक कला होते हैं, कवरेज किया जाता है, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री ये सब बनाए जाते हैं, सांस्कृतिक धरोहर की पहचान मिलती है, ये सब बढ़ता है। आर्थिक चुनौतियाँ, अब देखो ये सब तो फायदे। चुनौतियाँ क्या है? देखिए, एक तो अस्थायी खर्च बढ़ जाता है, पर्यावरण पर निगेटिव प्रभाव भी पड़ता है, जल प्रदूषण, कचरा प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन है, ये सब है। अस्थायी विकास होता है। और इस मान लो कि अब यहाँ पर कुंभ हो रहा है, तो यहाँ विकास तो हुआ, ठीक है, दुकानें खुल गई, लेकिन जैसे कुंभ खत्म हुआ तो फिर यहाँ पर लोग जाते नहीं है, तो फिर इन सब दुकानों को खोलने का अस्थायी विकास हो जाता है, और विकास भी व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, कभी भीड़ प्रबंधन का खर्च होता है। मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इस क्षमता क्या है? 1 लाख लोगों की क्षमता है, यहाँ पर 1 करोड़ लोग आ गए, वो भी एक ही दिन, तो यहाँ पर दबाव बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है? यहाँ पर आपदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और का भीड़ प्रबंधन पर जो खर्च लगेगा वो भी खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो आयोजन का चक्र क्या होता है। एक तो 12 साल पे होता है महाकुंभ, और अर्धकुंभ होता है 6 साल पे, और पूर्ण कुंभ होता है 12 साल पे, और सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में होता है। ठीक है, अब महाकुंभ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं समुद्र मंथन सामने देख लिया। ठीक है, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है इसका। ठीक है, कुंभ की विशेषताएं कौन कौन सी है? एक तो शाही स्नान है, फिर यहाँ पर अखाड़े हैं। कुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जो विभिन्न धार्मिक परंपराओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, नागा साधु का तो कल्पवासी और अन्य का तो साधु कुंभ में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, फिर ये भी हो गया। फिर का धार्मिक प्रवचन होता है, बहुत सारे धार्मिक विद्वान आते हैं। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान और योग होता है। महाकुंभ के आदि पहलू भी हैं, जैसे पर्यटक है, प्रबंधन और उद्योग है, पर्यटक संरक्षण और डिजिटल पहल भी है। ठीक है, अब देखो महाकुंभ से अर्थव्यवस्था में लाभ कैसे और दिया जा सकता है, और कौन कौन से लाभ है जो दिया जाता है। एक तो सतत विकास को बढ़ाया जा सकता है, स्थानीय उत्पादों को बढ़ाया जा सकता है, पर्यटक का विस्तार किया जा सकता है, आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ाया जा सकता है, डिजिटल प्रचार किया जा सकता है, स्मार्ट प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, ये सब करके आप बेहतर कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपने इससे संबंधित क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसे कौन सा क्वेश्चन लिखना चाहेंगे? अब इसे लिखिए कि महाकुंभ महाकुंभ भारत के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए वरदान है, स्पष्ट करें। अब इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आपको नंबर पता है, वही नंबर है 8882 इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आपको जो चैनल है टेलीग्राम पे, मैं टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। अब चलिए अगला क्या है। दार्जिलिंग में जैव टैंक का अनावरण किया गया है, बताए अगला आ गया।
देखिए, हाँ, देखिए, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में खुला देश का पहला बायोटेक संग्रहालय। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे है? जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है, इतना बस देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, अब क्या होता है, कचरा कौन डालो, ठीक है, इसे बायोडीजल बना दो, ठीक है, बायो टैंक है। तो ये टैंक दार्जिलिंग में लगाया गया है, ये देश का पहला बायो टैंक है, याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। दार्जिलिंग में पहला बायो टैंक लगाया गया, ठीक है। बायो टैंक क्या होता है? यह होता है कि उन्नत प्रणाली प्रणाली जो ठोस कचरा होता है प्राकृतिक रूप से का अपना चक्र रिसाइकिल कर किया जाएगा, उसके निपात में का तो अनुकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो विशेषता क्या है? पर्यावरण संरक्षण होगा, तो तकनीकी पहलू हो जाएंगी, ठीक है। प्राकृतिक तंत्र पर प्रभाव जो है उसको कम किया जा सकता है। इसका महत्व क्या है? उद्योग, अगर देखो, पर्यटक उद्योग भी बढ़ेगा, ठीक है, स्थानीय समुदाय को सशक्तिकरण मिलेगा और हरित पहले भी होंगी, ठीक है। भारत का निश्चय में संभावनाएं भी है, स्वस्थ मिशन के सतत विकास के लक्ष्यों को भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब याद रखिए कहाँ पे है? दार्जिलिंग में, ठीक है। पहला, भारत का पहला है, याद रखेंगे, भारत का फर्स्ट है। चलिए, हिंडनबर्ग की बंदी पे भाजपा कांग्रेस की जंग हो जाएगी। अब यार बताइए, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देख, मासूम बेटे की का होता है, तकलीफ ने दिया ऐसा दर्द, बन गए दिव्यांगों के हमदर्द। जाट से दिव्यांग संबंधित है, ठीक है, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। अब का रेसा है, रेसा कहाँ पर है यार? यूनिटेक ने हाउसिंग प्रोजेक्ट को रेसा पंजीकरण से छोड़ा। रेसा पंजीकरण भी हो, उसको भी देख लेते हैं। अब देखो, रेसा पंजीकरण का राजस्थान शॉप एंड का सिस्टम एक्ट है, ठीक है। इसी का कानूनी स्वीकृति मिलती है, श्रमिकों को सुरक्षा मिलती है। आवश्यक दो दस्तावेज वगैरह यूज करते हैं, इसमें क्या होता है? पहचान पत्र, उनका तो पता प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र होता है, और श्रमिकों की जानकारी के लिए बैंक खाता विवरण। तो रेसा मतलब क्या होता है? राजस्थान का होता है, राजस्थान का शॉप एंड का होता है, स्टेबलाइजमेंट करके एक्ट है, उसके मतलब जो दुकानें होती है उसको संस्था प्रतिष्ठान व्यापारी दुकान खोलने के लिए आवश्यकता होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है राजस्थान के लिए, बस याद रखिएगा। रेसा किससे संबंधित है? राजस्थान से, ठीक है, बस। फिर का देखो, अब यहाँ एक आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब क्या? ऑडिटोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को देखो, मनुष्य को मशीन ना बनाए। देखो, मनुष्य क्या है? एक संवेदनशील प्राणी है, संवेदनशील है एक तो। दूसरा क्या है? तार्किक है। तार्किक का मतलब क्या है? मनुष्य सोचता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इसके अंदर चिंतन की क्षमता होती है, चिंतन। अगर मनुष्य को मशीन क्या होता है? पहले के बाद मशीन देख लीजिए। मशीन क्या? एक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इसको बोल दिए कि 2+3 5 होता है, तो ये 2+3 5 ही करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2+3 5 होता है कि 6 होता है, ठीक है। अगर बोल दिया कि इसको मारो, तो उसको मारेगा ही, उसका काम मारना ही है, वो कौन क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो मनुष्य को इसमें क्या है? जो कहता है, रसाल सिंह है, उन्होंने लिखा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको आर्टिकल पढ़ना चाहिए, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आता है, अच्छा है। देखो, आजकल वर्क लाइफ बैलेंस पर बहस जोर पड़ती जा रही है, ठीक है। इस बहस में कुछ दिग्गज उद्योगपति ने बयान करने वाले हैं। इसमें जानते हैं कि कोविड जैसे आपदा से निपटने के बाद हम सभी ने बहुत मुश्किल से अपने कार्य और परिजनों के मध्य समय का संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। परंतु पिछले दिनों में लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने का विचार रखा है। हफ्ते में 90 घंटे काम करने के लिए, मतलब अगर मान लीजिए 7 दिन है, तो 7 दिन में 90 घंटे, तो अगर 90 को हम 7 से डिवाइड कर लें तो फिर क्या हो जाएगा? 1 7 2 0, तो 7 7 के 7 7 दूनी 14, 7 दूनी के 14, फिर भी 6 बच जाएगा। अगर जीरो करेंगे 0.60, तो का सत्ते 49, मतलब लगभग समझ लीजिए कि 12.5 घंटा 13 घंटा काम करने के लिए। अगर बताइए, अगर जो व्यक्ति रोज 13 घंटा काम करेगा, उसके लिए सामाजिक जीवन कहाँ टाइम बचेगा? मान लीजिए 24 घंटा सबके लिए होते हैं, 13 घंटा काम किया, 5 घंटा उसका दैनिक खान पान जीवन ये सब है, 8 घंटा उसको सोना भी है, ठीक है। तो 8 5 13, 24 घंटा है ना। मान लीजिए 13 घंटा काम किया, ठीक है, 6 घंटा सोया, तो 13 6 21, 3 घंटा बचता है। 3 घंटा में खाना पीना रहना और सामाजिक काम भी वो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वही है, इतना काम करके मनुष्य को काम मतलब मशीन नहीं बनाना है, ठीक है। हफ्ते में मनुष्य को कितना काम करना चाहिए? 8 घंटा काम कर ले एक दिन में, उतना बहुत है। दिन का 8 घंटा मतलब 7 चौक 8 सत्ते 56, लगभग 56 से 60 घंटा भी काम करता है व्यक्ति, तभी सही है। ठीक है, मनुष्य को मशीन ना बनाया जाए, उसी से बारे में आर्टिकल पढ़िएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। पेपर है कितना? 17 जनवरी का पेपर है, ठीक है। अगर पेपर चाहिए तो आपको यही है, एजुकेशन फॉर नेचर एंड एजुकेशन फॉर नॉलेज, ठीक है। इस चैनल पर ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है? दुष्प्रभाव पर नियंत्रण और ठोस प्रबंधन है, ठीक है। सूचना के नियम का राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 21 है, ठीक है, उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बार फिर ग्रेटर झारखंड की राजनीति वही क्या होता है? हेमंत सोरेन है, सीएम है वहाँ के, ठीक है। सशक्त भारत की आसान राह है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, ठीक है।
फिर का 2025 में जारी रहेगी भारत की मजबूत वृद्धि दर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। हिंडनबर्ग बंद हुआ है, ठीक है, ठीक है। स्टार्टअप के नवाचार उद्यमिता किया, ये सब बेकार है। ऑनलाइन खरीदो पर मिले गलत उत्पाद, आप देख रहे हो कहते फ्रॉड से संबंधित खुदरा बड़ा चुपन से, तो बेकार है, कोई मतलब ना, ठीक है। अमेरिका से कुलीन तंत्र है, ठीक है। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है? कुछ विशेष लोगों का शासन, उसे बोलते हैं कुलीन तंत्र, ठीक है। गाजा और कहते युद्ध विराम समझौते पर खटकाई पड़ा इजरायली रहन। अब देखिए इजरायल युद्ध भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर और क्या है, चीन के अमन टोटा बंदरगाह पर कहते, चीन को अमन टोटा बंदरगाह की मिली 99 साल की लीज। अब देखो चीन का जो हम्बन टोटा बंदरगाह को, चीन को मतलब जो श्रीलंका का जो हम्बन टोटा बंदरगाह है, ये रहा हम्बन टोटा बंदरगाह, ठीक है। अगर इसमें देखना चाहिए इसी को ऐसे, तो ये रहा श्रीलंका, श्रीलंका का यहाँ हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे है? हिंद महासागर में, ठीक है। तो ये मैप याद रखेंगे। देखो विदित होकर श्रीलंका में संशोधित समझौता समझौता मंजूर किया है, जो हम्बन टोटा बंदरगाह को विकसित करने का प्रस्ताव है, ठीक है। इंडियन ओशन में है, ठीक है। नए मसौदे को तैयार किया गया है, ठीक है, जिसमें का दक्षिणी बंदरगाह पर का 70% हिस्सा और 1.12 बिलियन डॉलर की कीमत चीन की कंपनी को बेचा गया है, ठीक है। ये सब कोई मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। चीन ने भारत को घेरने के लिए श्रीलंका के दक्षिण में कथित हम्बन टोटा बंदरगाह को विकसित करने व निवेश करने संबंधी करार दिया गया है। कहते इससे अहम बात यह थी कि चीन इस बंदरगाह को सैन्य गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है। इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए चीनी कंपनी 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने जा रही है, परंतु स्थानीय जनता विरोध को देखते हुए श्रीलंका सरकार के ने बंदरगाह को संचालित करने की भूमिका को सीमित कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए रूस यूक्रेन युद्ध भी देख लीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध 2014 में शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? 2014 में कहा था रूस ने कहा था क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। क्रीमिया पे कब्जा करने के कारण ही इतना और बढ़ गया था कि क्रीमिया प्रायद्वीप पे कब्जा कर लिया, इसके वजह से बढ़ गया था। क्रीमिया पे कब्जा 2014 में हुआ था, चीन ने किसने किया था? रूस ने किया था, ठीक है। और नाटो का विस्तार हो रहा था, इस वजह से भी था। फिर कहा था डोनान क्षेत्र में संघर्ष, कहा था डोनबास क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है देखिए, यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र का डोनेटक्स और लुहांस्क है, रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन के बीच लड़ाई को लंबे समय से चल रही थी, ठीक है। एक तो ये रूस का भू राजनीतिक लक्ष्य है, रूस चाहता है कि यूक्रेन उसके प्रभाव में रहे और पश्चिम देश यूरोप और अमेरिका से साथ न जोड़े, एक तो ये कारण है। फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। कीव पर हमला हुआ था, बमबारी का मिसाइल हमले थे, फिर यूक्रेन ने जवाबी हमला भी शुरुआत कर लिया था। मुख्य घटनाएं खत्म मारियुपोल की तबाही है, बुचा नरसंहार हुआ, खीर खान में और खाकी का ड्रोन और मिसाइलें भी लगी थी, ठीक है। अब इसके बाद अंतरिक्ष प्रक्रियाएं भी है, पश्चिमी देशों को समर्थन मिला था किसको? यूक्रेन को। रूस पर प्रतिबंध भी लगाए थे पश्चिमी देशों ने, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए थे, शरणार्थी संकट भी आया था। युद्ध के प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो कहता मानवीय प्रभाव हो गया, वैश्विक आर्थिक प्रभाव हो गया, भविष्य की अनिश्चितता बढ़ जाती है, युद्ध कब तक अंत होगा कोई स्पष्ट नहीं होता। वर्तमान स्थिति है 2025 में कहते युद्ध अभी भी जारी है, एक आप देख सकते हैं। तीसरे दौर पर भिड़ेंगे ये तो, और खेल से आप, खेल को अगर आप इंटरेस्ट है तो पढ़िए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। त्योरी मिला ये सब फिल्म इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। भारत दूसरा ऐसा रोजगार बाजार जो भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार है। इंडिया एक देखो, इंडिया क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन कितना है? 134, लगभग 145 करोड़ सीआर जनसंख्या हो गई है भारत की। ठीक है, एक बिग बाजार के रूप में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वही मतलब है, और कुछ नहीं, बस इतना ही था, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा तो समझिए कि हाउ टू रीड न्यूज़ पेपर। आपको पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू। पढ़ते रहिए और देखते रहिए।